नौकरी केवल ज़रूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन सपने पूरे नहीं कर सकती। केवल एक व्यापारी ही अमीर बन सकता है। दुनिया में 90% लोगों के पास 10% पैसा है और 10% लोगों के पास 90% पैसा है। और उन 10% लोगों में से कोई एक नौकरी करता है। इन सब बातों पे विचार करने के बाद आप निर्णय लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो, आपको व्यापार करना है। अपनी सारी बचत निवेश करने और परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लेने के बाद आप 8 से 10 लाख रुपए की राशि इकट्ठा कर पाते हैं और उससे व्यवसाय शुरू करते हैं। और इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर वो बिजनेस असफल हुआ और दिन रात मेहनत करने के बाद भी परिणाम ना मिले, इतना पैसा निवेश करने के बाद भी अगर आप सोचने पर मजबूर है कि क्या ये व्यवसाय सही है, आपको कैसा महसूस होगा? आंकड़ों के अनुसार व्यवसाय शुरू करने वाले लोग 90% लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। वे पूरी तरीके से असफल होते हैं। इस वर्ष लगभग 1,67,000 क्षेत्र नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% अधिक है। प्रत्येक वर्ष स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है और साथ ही विफलताओं की संख्या भी बढ़ रही है। आज कोई भी व्यवसाय शुरू करने या किसी क्षेत्र में निवेश करने से पहले हर व्यक्ति व्यवसाय की विफलता के बारे में जरूर सोचता है। यदि इसमें मंदी आ गई तो क्या होगा? यदि सारा पैसा नष्ट हो गया तो क्या होगा? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको कुछ ऐसे व्यवसाय के बारे में बताऊं जो आसानी से सफल और लाभदायक भी बन सकते हैं। विशेषकर आने वाले 2025 में क्या आप एक ठोस योजना बनाने के बारे में सोच रहे हैं? साथ ही उसी उद्योग में पहले से ऐसा कुछ कर चुके लोगों के बारे में जानना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं? क्या आप कुछ ऐसे व्यावसायिक विचारों के बारे में जानना चाहेंगे जो कभी भी बंद ना हो सके? ये व्यवसाय सदाबहार और निश्चित रूप से चलता रहेगा। ये ऐसे व्यवसाय वो क्षेत्र है जहां आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, इन क्षेत्रों की कुछ अच्छी कंपनियों में निवेश करके। यदि आप व्यापार जगत का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो आप इन बढ़ते क्षेत्रों में काम करना चुन सकते हैं। तो तुम तैयार हो? इस कंपनी ने भारत में अपनी शुरुआत 2013 के अंदर की थी और कुछ ही सालों में इसने हजारों करोड़ रुपए का कारोबार करना शुरू कर दिया था। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022 में अमेज़न ने अकेले भारत में 21,462 करोड़ का कारोबार किया। फ्लिपकार्ट ने भारत में इसकी शुरुआत अक्टूबर 2007 में बेंगलोर से हुई थी और वर्तमान में यह प्रतिवर्ष लगभग 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहा है। इसी तरह स्विगी की शुरुआत 2014 में हुई और 2022 तक यह $10 बिलियन यानी करीब 80,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। अगर हम जूपी या रैपिडो या डिलीवरी की बात करें, ये सभी कंपनियां हाल ही में शुरू हुई है, लेकिन इनका विकास सुपरसोनिक गति से हुआ है और अब हर साल हजारों रुपए का कारोबार कर रही है। ये सभी कंपनियां क्या करती है? अगर हम बारीकी से देखें तो लगभग सभी कंपनियां किसी उत्पाद को लेती है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है और इसके लिए वह कुछ कमीशन लेते हैं। यही कारण है कि वह इतनी तेजी से विकास करने में सक्षम हुए हैं। जरा सोचिए, क्या वह अपने उत्पाद इसमें वितरित कर रहे हैं? क्या उन्होंने वह उत्पाद इसमें निर्मित किए हैं? नहीं, पहले भी ये उत्पाद बाजार में मौजूद थे और हमारे जैसे ग्राहक भी थे। इन कंपनियों ने एक ऐसा साझा मंच तैयार किया है जिससे विक्रेता और खरीदारों की समस्या हल हो गई। विक्रेताओं के लिए आसान हो गया और खरीदारों के लिए परेशानी कम हो गई। घर से बाहर निकलना, भीड़ में खरीदारी करना, मोल भाव करना, समय बर्बाद करना, ये सारी समस्याएं आखिरकार खत्म हो गई। आपको भूख लगी है लेकिन आप बाहर नहीं जाना चाहते। आपके दिमाग में सबसे पहला नाम स्विगी या जोमेटो का आएगा। एक व्यक्ति जो आपके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन लेकर आया, ये भी एक परिवहन व्यवसाय है। पहले हम कहीं जाने के लिए अपने निजी वाहन या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन आज पहली चीज़ ये जो हम सोचते हैं वह ओला और उबर या रैपिडो। वर्तमान समय में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुंचाने और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन व्यवसाय में है। तो आप भी इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने के बारे में सोच सकते हैं। थोड़ा विचार मंथन शुरू करें और देखें कि आप इस उद्योग में निवेश करके कैसे लाभ उठा सकते हैं। हम हर भारतीय का सपना होता है कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा पाए और जीवन में खूब आगे बढ़े, और इसके लिए वह अपने बच्चों और अच्छी शिक्षा देने के लिए पैसे के साथ साथ अपनी पूरी ज़िंदगी भी लगा देते हैं। तो यदि आप भी शिक्षण क्षेत्र में रुचि रखते हैं या आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों का विकास प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, तो फिर आपको निश्चित रूप से शिक्षा क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। बाइजू की शुरुआत 2011 में हुई थी। 2018 में यह $16.5 बिलियन की कंपनी बन गई। एन अकेडमी की शुरुआत 2015 में हुई थी और 2020 तक
ये कंपनी $3.4 बिलियन की कंपनी बन गई। इसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र में भी अनेक स्टार्टअप है, जैसे कि शिक्षा कोर्स हो गया, कोचिंग सेंटर हो गया। ये सभी कंपनियां पिछले 5-10 वर्षों में शुरू हुई और ये शिक्षा क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों में से है। इस क्षेत्र में शुरुआत करने के कई तरीके हैं, जैसे आप स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं या कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र औपचारिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। ये क्षेत्र सिर्फ विज्ञान, गणित या लेखाशास्त्र का नहीं है। अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर हैं तो आप ये सीखना शुरू कर सकते हैं। यदि आप अच्छा गिटार बजाना जानते हैं या आप शेयर बाजार में अच्छा व्यापार कर सकते हैं, स्वेटर बुनना से लेकर रॉकेट चलाना, या अगर आपके पास कोई हुनर है, आप खुद का कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खोलकर या ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए दूसरे लोगों को कुछ सिखा सकते हैं और आप इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। 100 करोड़ रुपए से अधिक की कंपनियां बैठी है जिन्होंने यहीं से शुरुआत करके आगे अपनी कंपनी को बड़ा किया है। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा क्षेत्र में अपार संभावना है और आपको इसमें निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, यह सच है कि 90% व्यवसाय विफल हो जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बिना किसी कौशल और अनुभव के लोग व्यवसाय में भारी मात्रा में धन निवेश करके जोखिम उठाना शुरू कर देते हैं। ये लगभग वैसा ही है जैसे स्विमिंग पूल में तैरने का अभ्यास किए बिना समुद्र में छलांग लगा देना होता है। यदि आप एक सफल व्यवसाय बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ऐसी जगह से व्यवसाय सीखना चाहिए जहाँ मूल बातें अच्छी तरीके से सिखाई जाती है। ये पहले स्विमिंग पूल में अभ्यास करने जैसा है, ये जहाँ आपको डूबने की चिंता नहीं होती है। एक बार जब आप तैरने की तैयारी पूरी कर लेते हैं, उसके सिद्धांत और उसके जो मूल सिद्धांत होते हैं उनको समझ लेंगे और इसका अच्छी तरीके से अभ्यास कर लेंगे तो आप समुद्र और महासागर दोनों के लिए तैयार हो जाएंगे। कैसे उन्होंने विशाल व्यवसाय स्थापित किया और वह भी जोखिम मुक्त रहते हुए लाखों करोड़ों के निवेश किए बिना आप बिजनेस की मूल बातें और बुनियादी बातें सीख सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ के लोग खाने के बड़े शौकीन हैं। हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और कोई ना कोई स्थानीय व्यंजन मिल जाता है। अगर हम जोमेटो या स्विगी की बात करें तो उन्होंने 2 गुना तेजी से बढ़ते क्षेत्रों को मिलाकर एक मजबूत व्यवसाय विकसित किया है। ये कंपनियां हैं जिन्होंने खाद्य क्षेत्र को चुना और इनमें बहुत मजबूती से कारोबार खड़ा किया। यदि आप इनमें से किसी कंपनी की वास्तविक केस स्टोरी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली स्टोरी इसी पर होगी। जल्द ही इस चैनल पर आपको इसके लिए एक केस स्टडी मिलेगी। खाद्य क्षेत्र में असंख्य व्यवसाय विचार हैं, जैसे कि फूड ब्लॉग, यूट्यूब ब्लॉग हो गया, और फूड चैनल हो गया, आहार विशेषज्ञ हो गया, पोषण विशेषज्ञ, होम टिफिन सेवा, खाना जैसे कि कई यूट्यूबर है जो घर पे ही खाना बना के बाहर सेल करते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं। वैसा आप भी एक बिजनेस छोटा सा कर सकते हैं। आइसक्रीम पार्लर खोलना या जैसे कि आप स्वेटर बुनना हो गया, कई बारों को एड डालना हो गया, ऑनलाइन इंस्टाग्राम, अमेजोन पे सप्लाई करना, ये से लिंक करके आप अच्छा सा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। आप जल्दी से ये सोचना शुरू करें कि आप खाद्य व्यवसाय में कुछ बड़ा कैसे कर सकते हैं। 1947 में देश आज़ाद होने के समय जनसंख्या 39 करोड़ थी हमारे देश की, लेकिन 2024 में ये जनसंख्या बढ़कर 145 करोड़ के आसपास हो गई है। यानी कि 100 साल, कुछ 77 साल के अंदर 100 करोड़ से भी प्लस ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है। 24 में जनसंख्या बढ़कर 45 करोड़ हो गई है। यानी 77 साल में 100 करोड़ से भी ऊपर जनसंख्या के लोग बढ़ चुके हैं। इसलिए खाद्य का उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन भूमि सीमित है। ये उसी तरीके से है जैसे कि पब्लिक अपने घर में मेहमान तो ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन घर की जो बाउंड्री है, जो घर के जो डायग्राम है, वो एक ही जगह सीमित है। लेकिन घर के मेहमान, घर में जो लोग रहते हैं, परिवार रहता है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो उसके लिए क्या होगा, ज़मीन बड़ी करनी पड़ेगी। अगर ज़मीन बड़ी नहीं हो सकती है तो वो उतनी की उतनी ही रहेगी। इसीलिए उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने 1960 में हरित क्रांति शुरू की थी, जिसमें भारतीय किसानों को सिंचाई सुविधाएं, आधुनिक तकनीकों के साथ रसायनों, कीटनाशकों और कई उपकरणों से परिचित कराया था। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ प्रदूषण और जल प्रदूषण में भी वृद्धि हुई। हर घर में आरओ का उपयोग होने लगा और ये सारे बदलाव हमारे जीवन में हजारों बीमारियों का कारण बन गए। जिन बीमारियों के बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था, वह अब आम हो गई है। आपको हर परिवार में मधुमेह, थायराइड, रक्तचाप के रोगी देखने को मिलेंगे। ऐसे में स्वास्थ्य क्षेत्र एक सदाबहार क्षेत्र है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता। वास्तव में कोविड महामारी ने लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सिखा दिया है कि स्वास्थ्य बीमा और पॉलिसियां रखना कितना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करना आपके लिए सचमुच फायदेमंद हो सकता है। जैसे कि नेटमेट्स हो गया, टाटा हेल्थ हो गया, सामान्य आधार। ये है स्वास्थ्य क्षेत्र के कुछ सफल स्टार्टअप जिनके बारे में पढ़कर आप प्रेरणा ले सकते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर आपने एंड तक देखी हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे अगर वो कुछ और पॉइंट जानना चाहते हैं बिजनेस के बारे में, किसी और के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो उसी टॉपिक पर होगी। धन्यवाद आप सभी का, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।